आज का जो हमारा टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा कि यूनियन बजट 2025-26 की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा एलोकेशन किया गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की बात करी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें एआई और जो भू स्थानिक तकनीक होती है वो भी इसमें इंक्लूड है। इसके साथ साथ इंडिया एआई मिशन की बात करें, इंडिया एआई मिशन की बात करें, एआई मिशन की बात करें तो इसके लिए अलग से 2,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट करा गया है इस साल के यूनियन बजट 2025-26 में। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो करंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यूनियन बजट 2025-26 में मैंने बताया कि एआई के लिए एजुकेशन सेक्टर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने के लिए यूनियन बजट में 500 करोड़ रुपए का आवंटन करा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है और इसके साथ साथ इंडिया एआई मिशन के लिए अलग से 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अपने आप में इसको काफी ज्यादा रिलेवेंस बना देता है फॉर अपकमिंग 70th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, इसके संक्षिप्त इतिहास को खंगालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि एआई के क्या भाग हैं, मतलब एआई के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एआई के प्रकार कितने होते हैं, एआई काम कैसे करती है, एआई के अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक एआई इन एग्रीकल्चर कल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था वो टोटल लेक्चर। और आज एक दैनिक जागरण में आपका वो आया था, संपादकीय आया था, उसका मैंने फोटो खींच के डाल दिया है। तो यदि आप दैनिक जागरण फॉलो करते होंगे फिजिकली तो आप उसे कवर कर सकते हैं, अदरवाइज उस फोटो से पढ़ लेना और जो भी इंपॉर्टेंट उसमें लगे उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसके साथ साथ इसकी लाभ और हानियों के बारे में चर्चा करेंगे और अंततोगत्वा देखेंगे कि भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो आजकल प्रगति के राह पे बहुत ही ज्यादा अग्रसर तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, यह बेसिकली करता क्या है, यह मशीन को और कंप्यूटर को मानव सदृश कार्यों को करने को लेके सक्षम बनाता है। जैसे मानव तर्क करता है वैसे मशीन भी तर्क कर सकता है, कंप्यूटर भी तर्क कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक कही जाती है। तो बेसिकली इन शॉर्ट यदि देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव सदृश कार्यों को करने में सक्षम बनाती है। जैसे तार्किक डिसीजन मेकिंग लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। पहले इसके इतिहास की बात कर लें तो थोड़ा बहुत देखो, 1950 के दशक से ही ये काम करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का रिकमेंडेशन किया था। ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, ट्यूरिंग टेस्ट में बेसिकली ये टेस्ट करना था कि क्या मशीन मानव के दिमाग के जैसे सोच सकती है। इन्होंने ये रिकमेंडेशन किया और अंततोगत्वा इसी को जॉन मैकार्थी साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे दिया। बात आई समझ में? 1950 के दशक से अब तक काफी ज्यादा ये डेवलप हो चुका है। 21वीं सदी की बात करें तो शुरू अभी डीप लर्निंग की बात करी जा रही है, न्यूरल नेटवर्किंग की बात करी जा रही है। सबको एक एक करके डिकोड करूंगा मैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये शब्दावलियां आपको यदि लग रही होंगी तो आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। डीप लर्निंग के एज में आप पहुंच चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कंप्यूटर विजन के एज में पहुंच चुका है, मशीन लर्निंग के एज में पहुंच चुका है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एज में पहुंच चुका है। तो 1950 के 60 के दशक से लेके अभी तक इसका ये संक्षिप्त इतिहास मैंने बताया। कोई भी चीज शुरुआत होती है तो शुरुआत में उसको जानने की कोशिश करी जाती है। जैसे एलन ट्यूरिंग
साहब ने ये कहा था कि ट्यूरिंग टेस्ट किया जाए। दैट मीन्स क्या मशीन लाइक ह्यूमन माइंड के जैसे सोच सकती है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग कर सकती है नहीं, इसके बारे में टेस्ट किया जाए, जिसका नाम जॉन मैकार्थी साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख दिया था। ठीक है, तो हमने ये देखा संक्षिप्त इतिहास। अभी वर्तमान में एआई इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि जो है ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क और एनएलपी की सहायता से जो भी टास्क अभी दिया जा रहा है वो कर रहा है। ठीक है, बात आ गई इन शॉर्ट, मैंने आपको समझाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक है जो मशीन और कंप्यूटर को मानव सदृश कार्यों को करने में सक्षम बनाती है। इसका इतिहास 1950-60 के दशक से शुरू होता है, जब एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का रिकमेंडेशन किया था कि क्या मशीनें आदमी के सदृश, ह्यूमन माइंड के सदृश सोच समझ सकती है। और उस ट्यूरिंग टेस्ट का आगे चल के नाम दे दिया गया, मतलब इस प्रोसेस का नाम दे दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी साहब के द्वारा। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के 21वीं सदी में इतना डेवलप हो चुका है कि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क और एनएलपी, दैट मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर काम करके अभी वर्तमान में बहुत अच्छे आउटपुट दे रही है। और लगभग आपके फोन से लेके, आपके गाड़ी से लेके और मतलब घर के लगभग जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सब में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है माय डियर एस्पिरेंट। ठीक है, ये आ गई बात आपको समझ में। इन शॉर्ट आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम समझ लो, बेसिकली ये एक सेट ऑफ डेटा होता है जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मशीन को, कंप्यूटर को, कि इस इंस्ट्रक्शन के तहत आपको काम करना है। ठीक है, तो एल्गोरिदम का तात्पर्य यहां से यही होता है। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एआई। पार्ट्स ऑफ एआई, एआई में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है कई सारे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को पहचानता है और पहचान के फिर डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा आउटपुट जनरेट करता है। जैसे आपका फेशियल रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन जैसे ही फोन को आप अपने पास रखते हो तो ये डीप लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है और आपके फोन को अनलॉक कर देता है। तो डीप लर्निंग किसका पार्ट है? एआई का एक पार्ट है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि हम ह्यूमन जो हैं, जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो भी कम्युनिकेट करते हैं, उसको मशीन क्या करती है? समझती है, उसको अपने डेटा में, अपने स्टोरेज में उस डेटा को स्टोर करती है और इसी के अनुभव पे सीखते हुए जो भी आप कमांड देते हो उस कमांड के अनुसार वो कार्य को संचालित करती है। जैसे आप मान लीजिए सीरी की बात करते हैं, जैसे एप्पल का इकोसिस्टम आप यूज करते हो, तो हेलो सीरी, कॉल माय पेरेंट्स या कॉल पिताजी, तो वो पिताजी को कॉल लगा देगा। ठीक है, कॉल माताजी, तो माताजी को कॉल लगा देगा। मान लीजिए ईयरबड हम पहने हुए हैं और फोन आ रहा है तो वो बताएगा कि फलाने बाबू का फोन आ रहा है, आंसर रीड। तो अगर हम आंसर रीड करते हैं तो वो फोन को रिसीव कर देगा, हमको टच वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? ये एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा, दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा ये चीजें सीखता है और ह्यूमन के द्वारा जो कमांड दिया जाता है उस कमांड को क्या करता है? प्रोसेस आउट करता है। जैसे अलेक्सा, हेलो अलेक्सा, प्ले अ सॉन्ग ऑन सावन, सावन आया बादल छाए, तो ये सब क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा ही ये संभव हो पाता है। ठीक है, और एलेक्सा को जब आप यूज करते होंगे अपने रूम में, तो प्राइवेट रूम में इसको ऑन वगैरह करके मत रखना। ठीक है, वो सब कुछ सुनता है और समझ सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा हो गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को पहले भी क्लास में मैंने बताया था कि मशीन जो है खुद से चीजों को सीखता है, पास्ट अनुभवों पे सीखता है और फिर आगे कोई कमांड दिया जाता है तो उसके अनुसार वो डेटा प्रोसेस के द्वारा जो है आउटपुट जनरेट करता है। जैसे स्पैम फिल्टर आपने देखा होगा कि आपके जो भी मेल्स वगैरह आते हैं, तो ऐसे मेल जो आप अनरिकॉग्नाइज करते हो, उसको डिलीट मार देते हो बार बार, तो वो फिल्टर आउट कर लेता है कि ये जो है यूजर के काम का नहीं है। तो वो क्या कर देता है? स्पैम में डाल देता है कि ये जो मेल है ये यूजर के काम का नहीं है, तो ये घटिया है या खराब है, तो स्पैम फिल्टर कर देता है। ये क्या है? मशीन लर्निंग के द्वारा ही संभव हो पाता है, क्योंकि मशीन आपके प्रोसेस को जो आप बार बार डिलीट मार रहे हो, जो जनरेटर है और जो सेंडर है आपके ईमेल का, आपके आपके द्वारा आपके लिए जो मेल सेंड किया गया है उसका, तो वो समझ जाएगा कि ये जो बार बार मेल कर रहा है ये यूजर के किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसके द्वारा न्यूरल नेटवर्क
न्यूरल नेटवर्क जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं ना, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो हमसे ही सीख के, मशीन लर्निंग के द्वारा ही सीखे और डीप लर्निंग के माध्यम से प्रोसेस करते हैं डेटा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा अल्गोरिदम की बात करें, जैसे हम यूट्यूब पे मान लो कि भोजपुरी गाने सुनते हैं, खेसारी लाल यादव का न्यू सॉन्ग ऑफ खेसारी लाल यादव या निरहुआ, तो वो क्या करेगा, वो हमारे न्यूरॉन्स को समझेगा, हमारी मेंटेलिटी को समझेगा। और उसी तरीके का, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखो, अमेजन प्राइम देखो, G5 देखो, ये सब क्या है, ये आपके न्यूरल नेटवर्क को समझते हैं। ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क को समझते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। और ये क्या करते हैं, उसी के जो भी कार्य आपके द्वारा संपादित किया जाता है उस टारगेटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के, उसी के अनुसार जो है आपको डेटा को रिकमेंड करता है। जैसे आप भक्ति गाने सुनोगे तो वो भक्ति गाने ही चलाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी के व्हाट्सएप कह रहा हूँ, फेसबुक को देख के या किसी के यूट्यूब को देख के, किसी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को देख के उसके मेंटेलिटी का कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, कंप्यूटर देख सकता है। और हम क्या करते हैं, हमारी आईज जो है पहले देखती है किसी भी फिगर को, और उसके बाद हमारे न्यूरॉन्स को भेजती है, मस्तिष्क को भेजती है, और मस्तिष्क फिर कमांड देता है पूरे शरीर को, और उस अनुसार जो है हम कार्य करते हैं। तो मशीन भी फिर कुछ ऐसा ही कर रहा है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आते हैं ना, तो ये मशीन विजन पे काम करता है। उसको पता है कि सामने अगर गाय आ गई चलते हुए, आदमी आ गया चलते हुए, तो अभी से ब्रेक मारना शुरू कर देगा, आपकी कार जो है स्लो होते जाएगी और धीरे धीरे रुक जाएगी। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, एनएलपी, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और कंप्यूटर विजन। आई होप कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे। ये इसके कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, और याद करने का क्या, हम समझ गए डीप लर्निंग का मतलब मल्टी लेयर ये न्यूरल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है और उसके आधार पे रिजल्ट देता है, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन। एनएलपी बोले तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें जो भी हम मानव का लैंग्वेज होता है, प्राकृतिक लैंग्वेज होता है, वो उसको सीखता है और उसी के आधार पे डेटा स्टोर करता है, और उसी के आधार पे जो कमांड दिया जाता है उसको उसका आउटपुट देता है, जैसे सीरी और एलेक्सा देती है। फिर मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में मशीन खुद से सीखता है। आप जो भी कार्य संचालित करते हो किसी मशीन पे, वो सीख जाता है कि ये आदमी क्या चाहता है, और उसी के आधार पे वो फिर आउटपुट जनरेट करता है। जैसे स्पैम फिल्टर आपके उसमें होता है, ईमेल आई मतलब जीमेल में, ये क्या है, मशीन लर्निंग का नतीजा है। फिर न्यूरल नेटवर्क की बात करें, जो भी आप डेटा सर्च मारते हो, जिस तरीके का डेटा ढूंढना चाहते हो, उसी के आधार पे आपके न्यूरॉन्स को पढ़ के, आपके मस्तिष्क को पढ़ के मशीन जो है आपको आउटपुट देता है। जैसे रिकमेंडेशन ऑफ एनीथिंग व्हाट एवर यू हैव सर्च अर्लियर, उसी के आधार पे क्या करता है, जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं आपको डेटा रिकमेंड करते हैं। फिर कंप्यूटर विजन सेल्फ ड्राइविंग कार, कंप्यूटर खुद से देखता है और डिसीजन मेकिंग करता है। इन शॉर्ट ये सारे इसके टर्म्स हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कमेंट कीजिए, कोई भी कमेंट की, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हेलो, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और 5 बजे एटलीस्ट आ जाया कीजिए। जब मेरे द्वारा लेट किया जाएगा तो मैं बता दूंगा ग्रुप में, आइडेंटिफाई मतलब वो आइडेंटिफाई कह रहा हूँ, नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, यस सर, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एआई की बात करते हैं। देखो, हमने शुरुआत करी थी जब मैंने 1950 के दशक की बात करी थी, उस समय इनिशियल लेवल पे था एआई। जॉन मैकर्थी साहब ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का नाम दिया, ट्यूरिंग टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें धीरे धीरे हर एक दशक में कुछ ना कुछ विकास हुआ है, और 21वीं सदी में आके एकदम से छलांग मार दिया है आफ्टर 2010। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार होते हैं। यदि कैपेबिलिटीज के हिसाब से देखें तो इसे 3 हिस्सों में बांट के देखा जाता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। और यदि फंक्शनलिटी के हिसाब से देखें तो इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी के हिसाब से देखें तो नैरो एआई। नैरो एआई अपने शब्दों के माध्यम से ही अपनी परिभाषा को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। नैरो मीन्स क्या होता है, सीमित, कमजोर।
ठीक है, कहने का मतलब कि इसको जिस चीज के लिए बनाया गया है, जो कमांड एक बार सेट कर दिया गया, उसी कमांड को, उसी चीज को वो बार बार करेगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा। जैसे हम लूडो खेलते हैं, या इसके साथ साथ हम मान लो चेस खेलते हैं, ये क्या है, नैरो एआई का कमाल है। ठीक है, जनरल एआई की बात करें तो जनरल एआई नैरो एआई और सुपर एआई के बीच का हिस्सा है। अभी मान लीजिए कि हम जनरल एआई के फेज में चल रहे हैं। सुपर जनरल एआई का मतलब कि ये ह्यूमन सदृश जो भी कार्य होते हैं ना, उसको करने में सक्षम है, लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व कर सकता है, डिसीजन मेकिंग सॉल्व कर सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है कोई नए प्रॉब्लम में इसे डालें तो। और सुपर एआई का मतलब ये ह्यूमन को सुपरसीड कर देगा, ह्यूमन से आगे चला जाएगा, इसमें चेतना का जागरण हो जाएगा, कॉग्निटिव स्टेटस इसका बहुत हाई हो जाएगा, मतलब ह्यूमन से बहुत ज्यादा उच्च हो जाएगा। और यही है, इसी से लोग डर रहे हैं कि ये क्या कर देगा, पूरे ह्यूमन प्रजाति को डिस्ट्रॉय करने की इसकी क्षमता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, फिर बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी की बात करें तो यही है, सेम इसके परफॉर्मेंस पे ही, फंक्शनल जो भी प्रॉपर्टी है उसी पे ये डिपेंड करता है। जैसे रिएक्टिव एआई, ये काफी सिंपल होता है, जो काम हम करते हैं जितना कमांड दिया जाता है वही काम ये करता है। फिर लिमिटेड मेमोरी एआई, इसमें जो है अभी मान लो कि हम जैसे विजन, कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, तो कंप्यूटर विजन जो है ये आपका सारा डेटा स्टोर नहीं करता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, कुछ आपके फंक्शनल चीजों को जो बार बार आप करते हो उसी को स्टोर करेगा और उसी के अनुसार जो है वो कार्य करेगा, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड मेमोरी एआई। थ्योरी ऑफ माइंड एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई का मतलब ह्यूमन माइंड में जो भी जनरेशन होता है अभी वर्तमान में, जो भी आप तार्किक विश्लेषण करते हो, जिस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड आप डिसीजन मेकिंग करते हो, वो सब कर सकता है। और सेल्फ अवेयर एआई का मतलब कि यही जो है सुपर एआई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि ये फंक्शनल करने लगे सेल्फ अवेयर एआई, तो ये सुपर एआई से कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मतलब इसमें इमोशंस आ जाएंगे, ह्यूमन इमोशंस को समझने लगेगा, मैनिपुलेशन करने लगेगा, जैसे मानव मैनिपुलेशन करते हैं, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने लगेगा, मानव से ऊपर चला जाएगा, सुपरसीड कर जाएगा और ह्यूमन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये कुछ पार्ट से बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी हमने देखा, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। और बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी में बात करें तो रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी एआई, थियरी ऑफ माइंड एआई, सेल्फ अवेयर एआई। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखिए नमवा याद कर लीजिएगा, अभी मैं लिखवाऊंगा तो हिंदी में लिखवाऊंगा, देवनागरी में लिखवाऊंगा, नाम याद कर लेना, और नाम में ही इसकी परिभाषा जो है इसमें समाहित है। ठीक है, बात आ गई समझ में? कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके कार्यों के अनुसार और इसकी कैपेबिलिटीज के अनुसार जो है एआई का क्या करा गया है, डिवीजन करा गया है, इसको बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एआई कैसे कार्य करता है। आप सबको पता है, डेटा एक्वायर करता है, डेटा एक्विजिशन करता है, फिर डेटा को प्री प्रोसेसिंग करता है, फिर एल्गोरिदम सिलेक्शन करता है, फिर उसके बाद जो मॉडल, जो कमांड आपने दिया है उसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया है उस मॉडल में इवेल्युएशन करता है और फिर आउटपुट देता है, और इसी क्रम में ये सीखते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो ऐसे जो है एआई काम करता है। ये फ्लो चार्ट आपके वाइल राइटिंग द होल टॉपिक ऑफ एआई जब मैं बताऊंगा आपको, तो ये फ्लो चार्ट भी आपको बनाना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एआई के अनुप्रयोग। तो एआई के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, आप देख लो, जन्म से लेके और आदमी की मृत्यु तक सब में एआई है। जो भी समाज का हिस्सा है, जो भी फंक्शन है समाज का, सोसाइटी का, जो भी तौर तरीके हैं, लगभग हर एक क्षेत्र में जो है एआई अभी घुस चुका है। जैसे ई कॉमर्स की बात करें, इसमें भी एआई है। आप अमेजन पे बार बार कुछ चीजें सर्च मारते हो, उसके अनुसार लाइक वस्तु जो होता है, मान लीजिए आप किसी बुक्स को, किसी ऑथर को सर्च मार रहे हो कि फलाना, जैसे रॉबर्ट कियोस्की की बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, तो मान लो कि आप बहुत बार सर्च मार लिए, तो रॉबर्ट कियोस्की की और अन्य सारी बुक्स भी वो क्या करेगा, दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो क्या करा है कि आपके न्यूरॉन्स को समझ लिया है, आपके मस्तिष्क को वो समझ लिया कि आप किस तरीके का चीज, कंटेंट जो है आपको पसंद है, और उसी के आधार पे वो रिकमेंडेशन करने लगेगा। ठीक है,
इसके साथ साथ मान लो कुछ कोई चीज जो है आपने कार्ट में ऐड कर दिया और भूल गए उसे खरीदना, या मान लो कि आप ये सोचते हो कि मैं इन फ्यूचर खरीदूंगा, मेरे पास पैसा हो जाएगा, तो वो बार बार क्या करेगा, आपको पुक करते रहेगा, यू हैव लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ट, ठीक है, और बार बार आपको टेम्पटेशन देगा कि आप खरीद लो, ये एआई कर रहा है आपके साथ, ठीक है। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, फलाना ढीमकाना, बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट आ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको जो चैट बॉक्स में, आप चैट बॉट में आपको जो वेलकम करता है, आपका जो कंसर्न पूछता है, वो क्या होता है, वो एआई होता है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में एआई का कमाल आप सबको पता है, ठीक है। इसके बाद रोबोटिक्स में भी एआई घुस चुका है, स्वास्थ्य सेवा में एआई घुस चुका है, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने में भी डॉक्टरों की सहायता कर रहा है। सोशल मीडिया टोटल एआई पे बेस्ड हो चुकी है, ठीक है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, हमने पूरा टॉपिकल एआई में क्या क्या, मतलब एग्रीकल्चर में एआई किस किस तरीके से योगदान दे रहा है, ये सारी चीजें पढ़ा। निर्माण में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन डेवलप करने में, डिजाइनिंग करने में, प्री प्लानिंग करने में एआई जो है काफी ज्यादा सहायता प्रदान कर रहा है। इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे व्हाइल राइटिंग द फुल कंटेंट, ठीक है। फाइनेंस में भी काम ये कर रहा है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने में क्या कर रहा है, काफी ज्यादा सहायता प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ परिवहन में, ऑटोमेशन के जमाने में आपने देखा सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह आ गई हैं, तो ये एआई पे ही बेस्ट होते हैं। जैसे महिंद्रा का एक्सयूवी 700 वगैरह, ये सब क्या है, इसमें भर भर के एआई दिया गया है। टेस्ला का जो भी कार आ रहा है सब एआई पे ही बेस्ट है। इसके साथ साथ पर्यावरण में भी एआई का अनुप्रयोग हो रहा है आजकल, ठीक है। बात आ गई समझ में, ये अनुप्रयोग है और इसके एग्जाम्पल हम भी देखते चलेंगे। अब एआई के लाभ की बात करें तो लाभ इसके बहुत हैं। ये प्रोडक्टिविटी बचा देगा, टाइम सेविंग काफी कर सकता है, बेहतर निर्णय लेने में आपकी सहायता प्रदान कर सकता है, ठीक है। कार्य स्वचालन में भी सहायता प्रदान कर सकता है, सटीकता, प्रिसीजन डिसीजन लेने में सहायता करता है। इसके साथ साथ नए क्षेत्रों में भी प्रगति होगी एआई के उपयोग से, अनुप्रयोग से। हानियां क्या है, सबसे पहले मान लो कि एआई, तो सबसे पहले जो हानि होगी वो आपकी नौकरी को ये खा जाएगा, ठीक है। अब समझ लो कि एसडीएम का काम करने लगे एक रोबोट जो टोटली एआई पे बेस्ड है, तो आप क्या बीपीएससी की तैयारी करोगे, नहीं करोगे, और सरकार क्या आपको रखेगी, नहीं रखेगी, भगा देगी, भागो यहाँ से, ठीक है। तो नौकरी की हानि, ठीक है। या मान लो किसी मॉल वगैरह में जाते हो, तो मॉल वगैरह में जब आप चेकआउट करते हो तो आपकी बिलिंग वगैरह सब कुछ देखता है वो, कोई व्यक्ति बैठा होता है वो देखता है, और वो एआई वहां पे आ गया, डायरेक्ट आप बिल का कोड आप दिखा रहे हो, वो जनरेट कर, मतलब वो स्कैन कर लेगा, फिर वो कर आपको लॉग आउट कर देगा, मॉल से लॉग आउट कर देगा कि आप जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा कि अगर वहां पे एआई काम करने लगे तो वैसे ही बहुत सारे लोगों का जॉब खा जाएगा। तो हर एक सेक्टर में, जिस सेक्टर में भी एआई आएगा जॉब खाएगा। इसके साथ साथ नैतिक चिंताएं भी हैं, जैसे डीप फेक वगैरह, वॉइस मॉड्यूलेशन, किसी का वॉइस किसी के से कॉपी कर देना, मिला देना, ठीक है, थ्रेट वगैरह देना, ये सब नैतिकता भी इसमें समाहित है। एआई और नैतिकता अलग से एक टॉपिक है। इसके साथ साथ इसका गलत उपयोग, डेटा निर्भरता, होता क्या है कि हम एज ए ह्यूमन, मान लीजिए पहले मुंशी लोग होते थे, तो मुंशी लोग पूरा डेटा आपका साल भर के रखते थे कि कहाँ किसको कितना पैसा दिया गया, किस डिपार्टमेंट में आपने कितना खर्चा किया वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीजें कौन रख रहा है, आपका कोई बुक, मतलब बुक कीपर, ऐसे कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशन आ गया है आपके फोन में, वो सब डेटा रख रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो डेटा निर्भरता किस पे हो गई है, आपकी एआई पे हो गई है। तो और वो चाहे अगर उसमें कोई मल फंक्शन आ गया या कोई उसको हैक वगैरह कर लिया, तो आपका सारा करा धरा क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको काफी हानि उठानी पड़ सकती है, मानवीय विशेषताओं की कमी हो सकती है। पहले देखते थे कि सारा, मतलब बहुत सारे लोगों को मुजबानी फोन नंबर याद होता था, फैमिली फोन नंबर। अब क्या है, आप फोन में सेव कर सकते हो, बहुत सारा मेमोरी है, ठीक है। और बार बार अगर जिसको फोन लगाते हो तो वो फेवरेट फोन नंबर में आ जाता है, एआई उसको बार बार रिकमेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्या आपने क्या करा, फोन पे निर्भर हो गए, एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन पे आप निर्भर हो गए, ठीक है। तो आपकी जो विशेषताएं थी लर्न करने की, वो क्या हो गई, कम हो गई। जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी आप लिख दो कि राइट अ भोजपुरी सॉन्ग या राइट अ हिंदी सॉन्ग ऑन समथिंग वट एवर यू वांट टू लिसन, तो वो क्या करेगा, उस टॉपिक पे, पार्टिकुलर टॉपिक पे वो सॉन्ग लिख के आपको दे देगा। और यहाँ पे आप उसी सॉन्ग को क्या करोगे,
चिप दोगे किसी और को, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी थी, आपकी जो तार्किकता थी उस पॉइंट पे सोचने की, समझने की, फिर आउटपुट देने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी निर्भरता एआई पे बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ हाई कॉस्ट इनपुट है। मैंने शुरुआत में बताया कि आप देखो कितना कितना अलॉटमेंट किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में एआई के लिए कितना 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 20,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है, जिसमें एआई भी है और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी भी है। इसके साथ साथ इंडिया एआई मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और ये सब किसके लिए है भैया, ये किसमें किया गया है, ये यूनियन बजट 2025-26 में मात्र इतना अलॉटमेंट किया गया है। अभी देश में इतनी विविधता है, इतनी गरीबी है, लोग मल न्यूट्रिशन हैं, कुपोषण के शिकार हैं, अभी भी भूखमरी है, बेसिक नीड्स सबकी पूरी ढंग से नहीं हो पाती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हाई है हम लोग बिहार जैसे राज्यों में, और ये स्थिति बदतर है। उस अवस्था में, इस अवस्था में इतना पैसा जो है एआई पे खर्चा करना कहीं ना कहीं समाज कल्याण से इसको परे ले जाता है। ठीक है, जो लोक कल्याणकारी सरकार का कॉन्सेप्ट है उसको उससे परे ले जाता है। ठीक है, जरूरी है, लेकिन ये चूंकि हाईली इसमें इनपुट कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हाई है, तो ये चीजें हमारा वेलफेयर पे खर्चा होना चाहिए, ना कि किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना खर्चा होना चाहिए। ठीक है, ये हालांकि रेडिकल अप्रोच है, लेकिन इसको बैलेंस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके लाभ और हानियां। यदि सरकारी प्रयासों की बात करें तो अभी मैंने आपको यूनियन बजट 2025-26 का आंकड़ा दिखा दिया। इसके बाद इंडिया एआई पहल सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। इसके साथ साथ जो है रेज 2020 रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर द सोशल एम्पावरमेंट, ये प्लान शुरू करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी एआई का काफी महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान रखा गया है। और इसी के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाली बात हो रही है ना, जिसमें यूनियन बजट 2025-26 में 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये इसी में किया गया है माय डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने एआई से संबंधित जो भी डायमेंशंस हैं, सारे डायमेंशंस के बारे में समझ लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसे लिखना शुरू करते हैं।